Hello, good morning students. How are you? Fit and fine? Okay. Today we start our chapter 4th, that is air around us, that is of geography. Okay. Before we that, I will just want to recap what we have done in chapter 1 to 3rd. That is basically we have read that there are that is where we are living, that it is known as environment. जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास का जितनी भी वो सभी चीज़ें लिविंग बींग है, नॉन लिविंग बींग है, दे विल मेक ए एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है दैट इज मेड बाय द ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, इनसे जो बनता है हमारी सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं जितनी भी नॉन लिविंग है दे आर नॉन एज अ फिजिकल. और बायोलॉजिकल दीज आर ऑल द लिविंग बींग्स, जितने प्लांट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, जितने स्मॉल क्रिएचर्स हैं, those they are known as a living being or they are part of biological. So हमने पढ़ा था कि जो हमारा environment है basically it consists of four types of sphere we can say. Like first जो था हमने पढ़ा था that is a lithosphere, then hydrosphere, then comes the atmosphere, then comes the biosphere. These are basically four spheres of our environment. Lithosphere है, lithosphere क्या है? It is sphere of rocks, जो अर्थ का अपर पार्ट है, that is known as lithosphere. अपर क्रस्ट जो है solid है, that is constructed from the rocks. Basically lithosphere means sphere of rocks. Then comes the hydrosphere. It is known as sphere of water. यानी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. कितना है? अप्रोक्सीमेटली 71% जो है दैट इज वाटर एंड 29% इज दैट इज लैंड. देन कम्स द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज स्फीयर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर क्या? स्फीयर ऑफ गैसेस. यानी एटमॉस्फेयर हमारा जो वातावरण है वी कैन से इट इज ए ब्लैंकेट सराउंडेड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट टाइप में है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. देन कम्स द बायोस्फीयर, that is the narrow zone, we can say zone of contact of all these three. जहाँ पे तीनों मिलते हैं they will make the biosphere. तो life possible अर्थ पे that is only because of a biosphere. तो आज हम इसमें से पढ़ेंगे atmosphere, air around earth. Atmosphere means sphere of earth. Basically जो हमारा atmosphere है, जो air है, atmosphere है, it construct of four types of layer, that is troposphere. Second one is stratosphere. Third one is mesosphere. And the fourth one is thermosphere. So these are basically we can say four layers of atmosphere. तो जो ट्रोपोस्फियर है यानी ये जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ बिल्कुल लैंड है, लैंड के जो साथ स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर. यानी इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट और थिकेस्ट एंड डेंस लेयर है. डेंस का मतलब सबसे गहरी, यानी सबसे ज्यादा जो एयर है वो यही एयर है. उसके बाद डस्ट पार्टिकल है, ठीक है. उसके बाद डस्ट पार्टिकल बाद जो गर्म होके वाटर वेपर है, all these are found in this troposphere. यहाँ पे जो troposphere है यानी 0 से लेके 8 किलोमीटर तक, ठीक है, दिस इज नोन एज troposphere. तो ये सबसे डेंस है. डेंस मतलब सबसे गहरी गाड़ी, यानी सबसे ज्यादा जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो किसके अंदर होते हैं? दैट इज इन द ट्रोपोस्फियर. जो वेदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर क्या होता है? जो वेदर क्या होता है? जो डेली चेंजेस होता है. जैसे हम आज का एग्जांपल लें, सुबह बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकल जाती है, शाम को आंधी आ जाती है. सो ऑल दीज आर जो डेली 1 आवर में भी, एक दिन में भी कई बार वेदर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज लॉन्ग स्टडी ऑफ वेदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर्स के लिए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज क्लाइमेट. तो यहाँ पे जो चेंजेस ट्रोपोस्फियर के अंदर that is we can say weather.
डेली का डेली चेंजेज होता है ओनली बिकॉज ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो ये सबसे डेंस लेयर है, सबसे डेंस लेयर है ऑफ दीज 4 लेयर्स। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद जो सेकेंड लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है कि यह स्ट्रेटोस्फियर 8 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होती है, 50 किलोमीटर तक होती है, फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो इसका जो ट्रोपोस्फियर का जो लो, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर मिलती है, ये जो लाइन है इट इज नोन एज ट्रोपोपॉज, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर जो पार्ट होता है इट इज गुड फॉर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। यहाँ पे ये सबसे बेस्ट होता है टू फ्लाई द एरोप्लेन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर लेयर होती है इसके अंदर वाटर वेपर और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर नहीं होते, तो ये सबसे क्लियर होती है। तो यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ाना सबसे इजी होता है। तो जो फ्लाइंग एरोप्लेन फ्लाई करते हैं दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर। दूसरा इसका जो स्ट्रेटोस्फियर का एक क्या है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो भी ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर किससे बनी होती है, दैट इज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन। और ओजोन लेयर क्या करती है कि सन से जो हानिकारक जो डेंजरस यूवी रेज आती है, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, ये उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। अल्ट्रावायलेट रेज को ये जो ओजोन लेयर है ये उनको यूवी रेज को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की है उनको अर्थ के ऊपर आने से रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के ऊपर आ जाए तो दे विल बी मेजर वी कैन से मेजर कॉज ऑफ स्किन कैंसर। उनकी वजह से यूवी रेज की वजह से सबसे ज्यादा स्किन कैंसर हो सकता है। तो जो ओजोन लेयर है दैट इज आल्सो पार्ट, ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो ये ओजोन लेयर हमारे यूवी रेज को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर आने से रोकती है। देन कम्स द मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और थी जो मैंने भूल गया इसके अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर ये जो ट्रोपोस्फियर है एक यहाँ पे है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे 165 मीटर के बाद जो टेम्परेचर है दैट विल बी डाउन बाय 1 डिग्री। यानी टेम्परेचर जो है जैसे हम 165 मीटर हाइट पे जाएंगे अर्थ के टॉप पार्ट से, जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे 165 मीटर के बाद देयर विल बी ए डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर। इट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर तो एयर क्या होती जाएगी, एयर ठंडी होती जाएगी। और भी ऊपर जाएंगे तो धीरे जितने भी ऊपर चलते जाएंगे एयर उतनी ही क्या होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर ठंडी होती जाएगी तो जो गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर उठती है वो धीरे धीरे ऊपर जाके क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने से जो डस्ट पार्टिकल है और जो हमारे वाटर वेपर है वो कंडेंस होके दे विल फॉर्म ए क्लाउड। तो ये भी आगे इस चैप्टर में आके उसको हम पढ़ेंगे। तो ये बेनिफिट होता है और ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। यानी 165 मीटर असेंडिंग के बाद देयर विल बी डिक्रीज इन 1 डिग्री टेम्परेचर। ओके, नाउ उसके बाद है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है कि ये सबसे मीजोस्फीयर कूलेस्ट है, ये ठंडी है लेयर। तो जैसे ही गैलेक्सी से जो मेटेओर्स होते हैं वो गिरते हैं इस लेयर के अंदर एंटर करते हैं, ये ठंडा होने की वजह से वो मेटेओर इसके साथ क्या करते हैं, इस लेयर के अंदर के फ्रिक्शन पैदा होता है उनके अंदर। यानी वो क्या करते हैं, वो जलने लग जाते हैं, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो टूटते हुए तारे क्या होते हैं, मेटेओर्स होते हैं, वो जब इस लेयर के अंदर आते हैं दे विल स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू हो जाते हैं। जब इस यानी यहाँ से ये जो लेयर है इट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, यानी इसकी जो विड्थ है दैट इज 30 किलोमीटर। यानी मैक्सिमम जो मेटेओर होते हैं वो इस लेयर के अंदर जल के खत्म हो जाते हैं। अगर जो इस लेयर को क्रॉस कर जाता है देन दे विल टच द अर्थ, वो फिर अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मेटेओर आके अर्थ के ऊपर गिरता है। देन कम्स द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या करता है, थर्मोस्फीयर के अंदर इसको माइनस, इसके अंदर आयन पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, आयन मूव करते हैं तो इसका यूज क्या करते हैं, दे आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। हम यहाँ अर्थ से यहाँ पे हम रेडियो वेव छोड़ते हैं, वो जो रेडियो होती है वो थर्मोस्फीयर तक हम उनको शूट करते हैं।
देन दे विल स्टार्ट मूविंग। तो यानी थर्मोस्फीयर जो होती है दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है मोबाइल में दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मोस्फीयर। So these are basically four sphere of an atmosphere. Then composition of air, यानी जो हमारा एयर है उसके अंदर कौन कौन सी एयर हमें मिलती है। सबसे ज्यादा जो है बेसिकली सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो किसकी है, नाइट्रोजन की। कंपोजिशन ऑफ एयर, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन कम्स द ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस में से हीलियम है, आर्गन है, सो दी ऑल दीज। जो नाइट्रोजन है दैट इज 71%, 78% नाइट्रोजन है, देन 21% है दैट इज ऑक्सीजन, और अदर गैसेस कितनी है 1%। आउट ऑफ दिस 1% 0.03% इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर इन गैसेस से मिलके हमारी एयर बनती है, जिसमें से सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेसिकली हमारे लिए डायरेक्टली इसका कोई यूज नहीं है। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो यूज करती है वो जो लैंड होती है, लैंड क्या करती है उसको एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन को, और रूट्स के थ्रू दैट इज फाउंड इन द प्लांट्स, फिर वो प्लांट्स में चली जाते हैं। प्लांट्स को जब हम खाते हैं देन वी विल गेट द नाइट्रोजन इन आवर बॉडी। अदरवाइज नाइट्रोजन का लिविंग हमारे लिए डायरेक्टली नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। देन कम्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एज वी नो ऑक्सीजन इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। अगर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लाइफ सपोर्टिंग गैस भी बोलते हैं। देन कम्स द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स सर्वाइव, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो पूरा ही रुक जाएगा, प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं देन दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट दे विल लीव द ऑक्सीजन। तो जो ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दे आर कॉम्पिटेंट ऑफ ईच अदर। जो वो प्लांट्स हैं वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और हम ह्यूमन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो जो ह्यूमन और ट्रीज है दे आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। इनके बिना तो फिर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इन दोनों का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट है इन द फोटोसिंथेसिस और फॉर द मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नॉर्मली नाउ अब क्या हो रहा है, अब पोल्यूशन है डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। जो पोल्यूशन में कार्बन की परसेंटेज है धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेसिकली कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल, ये कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो जो काले काले पार्टिकल से निकलते हैं दे आर नोन एज कार्बन पार्टिकल। हम ह्यूमन है, अब एज वी नो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन भी बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सो वी आर मोर एंड मोर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या हो रही है, एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ रही है, और साथ साथ हम क्या करें, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वी आर कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। हम ज्यादा पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं पौधे, वो कम हो रही है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन की रिलीज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को वी कैन से डबल लॉस कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी कम हो रही है, बन रही है। तो इस वजह से जो अर्थ का पार्ट टेम्परेचर है धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो मैं समझाता हूँ। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, किसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है
जैसे नॉर्मली अपने साइंस में पढ़ा हुआ दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज से कोई लाइट ऐसा में जाके वापस चली जाती है, यहाँ से ये लाइट आ रही है, यहाँ से ये वापस चली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे लाइट आ रही है कि लाइट का कुछ मतलब मोस्टली कुछ परसेंटेज क्या करता है, इस मीडियम को क्रॉस करके इसको क्रॉस करके चला जाता है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो सन की रेज आती हैं वो क्या करती हैं, हमारी अर्थ के जो अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, इधर से सन है, इससे जो रेज आती हैं कुछ तो जो रेज है वो क्या करती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी अर्थ की रेज से टकरा के वापस चली जाती है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसको क्या कर देती है, वो क्रॉस करके इसको बाहर चली जाती है। और कुछ जो कार्बन पार्टिकल है वो जो अर्थ की रेज वापस जाती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो कार्बन गैसेज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अर्थ के जो अंदर का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको गर्म करके रखती है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन गैसेज। ये जो वापस जाती है रेज उनको एब्जॉर्ब करती है और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा गर्म करके रखती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, कार्बन इवोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, तो जो कार्बन पार्टिकल है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो इसको क्रॉस कर जाती थी उसका कुछ हिस्सा और ज्यादा कार्बन पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो वो और ज्यादा सन की हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर है अर्थ का, यहाँ पे जितने ज्यादा उसको हीट को एब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली पर ईयर है वो यूएन कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट इज नोन एज, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका नुकसान क्या है कि जो जैसे हमें पता है अर्थ के अंदर 71% क्या है, वाटर है, और 29% क्या है, लैंड है। और अर्थ के जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहां पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पे जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ग्लेशियर का पिघल के कहाँ पे आएगा, ओशियंस के अंदर। तो वाटर लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो समुद्र के आसपास जितने भी एरिया है दे विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, वो पानी में डूब जाएंगे। तो ये नुकसान है हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये था आपका इसके अंदर है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये मैंने प्रोसेस पूरा समझाया आपको। देन इट कम्स द व्हाट इज पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं, यानी पोल्यूटेंट इन द एयर। पोल्यूटेंट्स इन एयर, पोल्यूटेंट होता है प्रदूषण, जो प्रदूषित करते हैं, प्रदूषण करने वाले क्या क्या है। उसे मैंने बताया कार्बन पार्टिकल है, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल भी बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, जैसे हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, व्हीकल्स लाते हैं, धुआं निकलता है उनसे, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इनसे मिट्टी उड़ती रहती है। सो दीज आर नोन एज पोल्यूटेंट इन द एयर, पोल्यूटेंट इन द एयर। और एक प्रोसेस और है जो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, दैट इज नोन एज स्मोक। स्मोक क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। अब क्या किया, स्मोक में से तो हमने SMO ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, G ले लिया, स्मोक, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। जैसे आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के राउंड में जब जो धान की फसल होती है वो कट जाती है, तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो हस्क होती है उसको जला देते हैं। तो उसकी वजह से कार्बन पार्टिकल और जो धुआं होता है, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाता है। और उन दिनों जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो वो जो धुआं होता है ऊपर नहीं जाता, वो हमारी इसी एनवायरनमेंट के अंदर नीचे लोअर पार्ट के अंदर घूमता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्मोक। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज होती है। उनकी जो लोअर लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उनके अंदर उसकी परसेंटेज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट है पुट बैन ऑन द बर्निंग ऑफ हस्क। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए हस्क को, घास को, उसको जलाने के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ताकि हमें स्मोक की प्रॉब्लम ना हो। देन कम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि एयर जो है वो कितना प्रेशर डालती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
जो एयर जो प्रेशर डालती है, यानी हमारे ह्यूमन के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम मापते हैं किसके अंदर, मिली बार के अंदर। मिली बार इज द यूनिट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो नॉर्मली है, जो सी लेवल है वहां पे 1013 मिली बार इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1013 मिली बार है, तो नॉर्मल एयर प्रेशर दैट इज एट द सी लेवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन है आपका विंड। विंड क्या होती है, हवा चलती है, हवा कैसे महसूस होती है, हवा को हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वी कैन फील। अब ये विंड चलती कैसी है, जो धीरे धीरे स्लो मूविंग ऑफ एयर, दैट इज नोन एज अ विंड। अब ये विंड कैसे चलती है, ऐसा क्यों होता है, विंड का प्रोसेस क्या होता है, विंड कैसे चलती है। विंड के चलने के दो रीजन है। एक जो सबसे है, ये जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ का अपर पार्ट है, फिर ये इधर आपका क्या है, वाटर है या ओशियन है, ठीक है, ओशियन वाटर है। क्या होता है, जब सन राइज होता है तो लैंड है, जो अर्थ है, अर्थ का जो अपर पार्ट है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है एज कंपेयर टू द वाटर। वाटर देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। तो जब सनराइज होता है, धीरे धीरे हीट बढ़ती है, तो जो अर्थ का अपर पार्ट है ये क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो गैसेज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, गर्म गैसेज होके, वो गैसेज गर्म होके ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जगह खाली हो गई है, क्यों बन गया यहाँ पे, इसको हम लो प्रेशर एरिया बोलते हैं, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब मैंने भी बताया कि अर्थ जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, जबकि पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जब अर्थ गर्म हो जाती है, पानी अभी गर्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कोल्ड जोन है, ठंडी, यहाँ पे जो एयर है वो ठंडी है। तो जब जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो इसकी जगह लेने के लिए समुद्र से क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, वो इनकी जगह ले लेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जब ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे जो एयर है वो समुद्र से किसकी तरफ चलती है, अर्थ की तरफ चलती है। इसलिए क्योंकि जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं, अभी समुद्र के वहाँ पानी है, पानी गर्म नहीं हुआ अभी, तो वहां से ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर एरिया को क्या करती है, इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे आती रहती है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम जो विंड है दैट विल फ्लो फ्रॉम ओशियन टू लैंड। अब रात, जब दिन सनसेट हो जाता है, भी मैंने बताया कि अर्थ जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, पूरे दिन में ओशियन के अंदर पानी गर्म हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जब रात हो जाएगी, रात होने के बाद अर्थ जल्दी ठंडी हो जाती है, ओशियन के ऊपर अभी गर्म है हवाएं यहाँ पे, तो जैसे गर्म हवाएं होके ये क्या करेंगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अर्थ के पास ठंडी हवाएं हैं, वो क्या करेंगे, अब अर्थ से वापस जो एयर है वो वापस कहाँ पे जाएगी, ओशियंस के ऊपर। तो रात के अंदर जो विंड है दैट विल फ्लो फ्रॉम अर्थ टू वाटर, ओशियन। तो ये साइकिल ऐसे पूरा चलता रहता है, डे एंड नाइट, लो एंड हाई प्रेशर एरिया बनता रहता है और ये चलता रहता है। और इसी लो और हाई प्रेशर के एरिया की वजह से क्या होती है, बारिश होती है, लो एंड हाई प्रेशर एरिया की वजह से। दैट यू कैन स्टडी मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। इसके अंदर डायग्राम में आप देख के मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल में यही बनाया हुआ है कि लो प्रेशर एरिया बनता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा के साथ साथ वाटर वेपर है वो ऊपर उठते हैं, वाटर वेपर ऊपर उठते हैं, उसके ऊपर जो वाटर होता है वाटर वेपर ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे अभी हमने बताया नॉर्मल लेफ्ट रेट में क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएंगी ये क्या होती जाएंगी, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉर्मल लेफ्ट रेट में यानी हमने पढ़ा था 165 मीटर हाइट पे टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठती जाएंगी ठंडी होती जाएंगी, इसके साथ साथ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल है वो भी इनके साथ साथ ऊपर उठते हैं और ऊपर जाके दे विल फॉर्म ए क्लाउड, वो बादल के रूप में उनके अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब एक लिमिट से ज्यादा पानी इकट्ठा होता है तो जो क्लाउड है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाता और बारिश के रूप में फिर पानी वो नीचे गिरता है। सो दीज आर बेसिकली योर चैप्टर दैट इज एयर अराउंड अस। इसके अंदर एक चीज और है वो रह गई है कि जो हम रेन को मेजर करते हैं दैट इज थ्रू द रेन गॉज। रेन को जो हम मेजर करते हैं वो किस है, रेन गॉज। रेन गॉज क्या होता है, एक बीकर टाइप में
स्मॉल बर्तन होता है, यहाँ पे इसके अंदर स्केल लिखा होता है ऐसे। एयर को हम नॉर्मली हम किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर टू जब 10 मिलीमीटर हो जाता है इट विल बिकम 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जब बारिश आती है तो हम इसको रेनबोज को बाहर खुले में रखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कितना पानी इकट्ठा होगा। यहाँ तक पानी इकट्ठा हुआ देन वी कैन से इट इज 1 मिलीमीटर रेन। जब यहाँ तक इकट्ठा हो जाता है तो रेन जो होती है दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज नोन एज रेन गॉज डिवाइस है जो रेन को मेजर करता है। ठीक है, सो ये नेक्स्ट आपका वेदर और क्लाइमेट, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। सो दिस इज योर 4th चैप्टर। अगर इसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो देन यू कैन राइट इन द ग्रुप एंड आई विल सॉल्व दैट आउट। ओके, थैंक यू।